हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोगों का टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। तो एलसी ऑसिलेशंस क्या चीज़ है? तो देखिए, अगर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर ही, सिर्फ यही दो एलिमेंट जब कोई सर्किट में रहता है, तो अगर इस पर कैपेसिटर पर मान लीजिए चार्ज, फुल्ली चार्ज करके कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जैसे ही जोड़ेंगे कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ, वैसे ही कैपेसिटर का पर जो चार्ज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और वह चार्ज जो है करंट बनाएगा, जो इंडक्टर होकर के करंट पार करेगा। और वह करंट वेरिएबल होता है, इसलिए इंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और आप आगे देखिएगा कि ये चार्ज जो है ये बिल्कुल ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने का मतलब आप पढ़े हैं 11th क्लास में, स्प्रिंग मास सिस्टम जिस तरह से ऑसिलेट करता है कि मान लीजिए ये वाल है और इसमें एक स्प्रिंग हम लगा दिए और एक मास लगा दिए। मास को थोड़ा खींच के छोड़ेंगे तो मास ऑसिलेट करेगा स्प्रिंग के साथ। तो उसी तरह का ऑसिलेशन इसमें होता है। उसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में, इसमें क्या है? चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है। तो यही इसमें बताएंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर की जो सर्किट है वो बिल्कुल एकदम स्प्रिंग मास सिस्टम का, यानी मैकेनिकल ऑसिलेटर की तरह काम करता है, जो एकदम समझ में आएगा आपको आगे। तो करना क्या है? सबसे पहले कैपेसिटर को सर्किट में मान लीजिए नहीं है अभी, उसको फुल्ली चार्ज कर देना है। जब फुल्ली चार्ज होगा तब एक इंडक्टर के साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए, बस वो सर्किट में करंट बहना शुरू होगा, चार्ज घटना शुरू होगा और फिर आगे देखिए क्या होता है। तो जब करंट बहना शुरू हुआ तो हम किरचॉफ्स लॉ लगा करके इस लूप में हम लिख सकते हैं कि Q/C, कैपेसिटर से शुरू कीजिए। कैपेसिटर पर वोल्टेज चेंज कितना होता है? Q/C। इंडक्टर पर कितना होगा? -LdI/dt। आप दोनों पढ़े हैं, तो इक्वल टू 0। इससे Q/C निकालिए। अभी पहले ये देखिए, Q/C -L। I क्या होता है? I होता है dQ/dt। यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है, ये इसलिए कि टाइम के साथ चार्ज कैपेसिटर पर घटता रहे, इसलिए dQ/dt जो चार्ज का रेट है वो निगेटिव होगा, इसीलिए माइनस साइन दिया गया है। और तब हो गया ये कितना हुआ? तो माइनस माइनस प्लस, एंड dt ऑफ dQ/dt यानी d2Q बाय dt स्क्वायर, मैंने डिफरेंशिएशन dQ/dt का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d2Q बाय dt स्क्वायर इंटू L। अब माइनस माइनस प्लस हो गया Q/C। अब जो है L को भी L से डिवाइड कर दीजिए, हर एक टर्म को LHS RHS,
तो हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा d2q बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/LC Q इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये इक्वेशन उसी रूप का है जिस तरह का हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम वगैरह है वो सब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है। और उसका इक्वेशन हम लोगों को अगर याद है तो इस टाइप का इक्वेशन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी मास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग के साथ किया करता था। ओमेगा नॉट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये इक्वेशन था। बिल्कुल आप देखिए ऐसा ही टाइप का वो इक्वेशन है। तो अगर इसी टाइप का ये इक्वेशन है तो इसका मतलब कि इसमें भी चार्ज जो है बिल्कुल इसमें जैसे मास ऑसिलेट करता है उसी तरह से चार्ज भी ऑसिलेट करेगा। अच्छा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/LC के बराबर है, तो इसलिए ओमेगा नॉट 1/LC का रूट ओवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमको इस सर्किट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट ओवर 1/LC। अच्छा, और जब ये इसी टाइप का मतलब इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ करता था, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस तरह इसका भी इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे, q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ क्यू नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम चार्ज, यानी शुरू वाला जो चार्ज था कैपेसिटर पर लगाने के पहले जस्ट हम पूरा चार्ज कर दिए थे क्यू नॉट तक, वही क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है। उसके बाद तो चार्ज घटेगा घटेगा, जीरो होगा, फिर पोलैरिटी उलट जाएगा, फिर चार्ज बढ़ते बढ़ते फिर क्यू नॉट होगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। तो इसीलिए Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए फाइव के बारे में क्या अभी है, फेज कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस। तो एज Q इक्वल टू क्यू नॉट एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 मैंने शुरू में Q तो चार्ज कितना है सर्किट में, तो जो चार्ज है कैपेसिटर पर क्यू नॉट, इसलिए कहता है कि एट टी इक्वल टू 0 क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। तो इसमें रख दीजिए टी इक्वल टू 0 और क्यू को क्यू नॉट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस फाइव इक्वल टू क्यू नॉट बाय क्यू नॉट यानी 1। तो वही चीज लिखा गया है एट टी इक्वल टू 0 क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, सो कॉस फाइव इक्वल टू 1 और फाइव इक्वल टू 0। यानी इस मतलब जो सॉल्यूशन में हमको फाइव 0 ले सकते हैं, क्योंकि उसका कोई यहाँ जरूरत नहीं है, इनिशियल कंडीशन से पता चल गया। तब इसका मतलब इक्वेशन ये जो है वो फाइव को 0 करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये तो वही हमने लिखा है कि Q नॉट जो है चार्ज का एम्पलीट्यूड, यानी शुरू में जो कैपेसिटर पर चार्ज भरा गया था पूरा का पूरा वही है, चार्ज एम्पलीट्यूड वही हुआ। अब करंट निकालिए, करंट, तो करंट होता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन यहाँ देना पड़ेगा हमको माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसलिए कि आपको तो पहले ही बताए हैं टाइम के साथ Q घट रहा है कैपेसिटर पर, इसलिए करंट जो होगा वो I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी, यानी डी डी टी ऑफ Q। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं
माइनस डी डी टी ऑफ क्यू का वैल्यू रखिए, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, देखिए उसी पर डी डी टी ऑफ क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी वेरिएबल के साथ है तो डिफरेंशिएशन में निकल जाएगा, तो ओमेगा क्यू नॉट यहाँ हुआ, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी टू, वह माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर दिया, यानी हो गया ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। यही आपको करंट का आता है। अब इसको जो है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसको आई नॉट कर दीजिए, ओमेगा क्यू नॉट को आई नॉट कर दीजिएगा, तो क्योंकि इसी तरह हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू आई नॉट, यानी करंट एम्पलीट्यूड यानी पीक करंट साइन ओमेगा टी, वेयर हम रखे हैं ओमेगा क्यू नॉट को आई नॉट यानी करंट एम्पलीट्यूड। ये तो पहले भी ऐसे करते हुए आए हैं। तो आपने देखा कि इसमें जो है इस तरह का इक्वेशन आता है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो मैकेनिकल का है उसी टाइप का है, तो यानी ये भी सर्किट ऑसिलेट करेगा। तो देखिए ऑसिलेशन करने में क्या हो रहा है, इसीलिए लिखे हैं ऑसिलेटरी फंक्शन ऑफ द सर्किट। कैसे, तो एट टी इक्वल टू टी जीरो, चार्ज कितना है उस पर कैपेसिटर पर टी जीरो यानी शुरू में, तो क्यू नॉट चार्ज है, तो इसका माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर जो है मान लीजिए यू ई इलेक्ट्रिकल, तो वो तो आप जानते हैं हाफ चार्ज स्क्वायर बाय कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े थे। तो इसमें तो आप जानते हैं होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंडक्टर में होता है मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन शुरू में तो चार्ज इसी पर है, इसलिए टोटल एनर्जी इसी पर होगा और इस पर एनर्जी जीरो होगा। मैकेनिकल एनर्जी विल बी जीरो। क्यों होगा जीरो, इसलिए ऐसी मैकेनिकल कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी जो होगा जीरो, क्योंकि शुरू में तो करंट जीरो है, करंट इंडक्टर में नहीं बहेगा तो उसमें एनर्जी कहाँ से आएगा, इसलिए एकदम शुरुआती में टोटल एनर्जी जो भी है कैपेसिटर पर है, इसलिए लिखा गया है कि कैपेसिटर पर एनर्जी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी यू बी इक्वल टू जीरो शुरू में। अच्छा, अब क्वार्टर साइकिल के बाद यानी टी बाय, जब टी बराबर टी बाय 4 हो टाइम, तो उस समय क्या होता है, कैपेसिटर का एनर्जी करंट बना के इसमें बहते जाता है और इसका सर्किट में इसका चार्ज घटते घटते इसका चार्ज हो जाता है जीरो, तो इसका मतलब इसका एनर्जी क्वार्टर साइकिल के बाद जीरो हो जाएगा और उस समय में इंडक्टर या सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा। उस समय में, जिस समय में इस पर चार्ज जीरो होगा उस समय इस पर करंट मैक्सिमम होगा, आई नॉट माने जो एम्पलीट्यूड करंट का है। तो इसलिए T इक्वल टू टी बाय 4 पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर बिकम्स जीरो एंड मैग्नेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब एक बात है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल गया मैग्नेटिक एनर्जी में, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी है और टोटल मैग्नेटिक एनर्जी है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये दोनों को अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा कि बिल्कुल सेम मतलब जो क्वांटिटी आता है। तो इससे पता चला कि क्वार्टर साइकिल के बाद कैपेसिटर का एनर्जी जीरो हो गया और वही एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में बदल के इंडक्टर में चला गया है, जिसका एक्सप्रेशन है हाफ Li0² अच्छा, अब आइए, ये तो क्वार्टर साइकिल। अब मान लीजिए हाफ साइकिल T/2 पर क्या होता है, फिर मतलब जो दूसरा क्वार्टर में क्या होता है। अब क्या होगा, उसमें मैक्सिमम करंट, इसमें चार्ज 0, तो इसमें क्या होगा कि अब वो इंडक्टर जो है इसको चार्ज करना शुरू कर देगा, कैपेसिटर को। इस पर एनर्जी बढ़ते चलेगा, इंडक्टर पर एनर्जी घटते चलेगा। इसलिए लिखा है एट T=T/2, जब पूरा हाफ साइकिल पूरा हो जाएगा तो मैग्नेटिक एनर्जी 0, क्योंकि सारा का सारा वो करंट उसका ख़त्म हो जाएगा। पहले करंट मैक्सिमम था जो इसको चार्ज कर रहा था कैपेसिटर को, और अब करंट घटते घटते करंट हो गया 0, यानी मैग्नेटिक एनर्जी हाफ साइकिल पर 0 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में फिर हो जाएगा उतना जितना से शुरू हुआ था, हाफ Q0²/c। लेकिन इस बार पोलैरिटी बदलेगा। जैसे पहले मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस था, तो इस बार ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। इसीलिए कहता है बट दिस टाइम पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इज रिवर्स्ड। तो ये हो गया। और बकिया, इत हाफ साइकिल की बात हुई, बकिया हाफ साइकिल में यही प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। क्वार्टर साइकिल, फिर लास्ट क्वार्टर, हाँ, हो करके तब तक एक पूरा साइकिल में फिर ओरिजिनल स्टेट में चला आएगा। ओरिजिनल स्टेट में चला आएगा का मतलब कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर में कोई करंट नहीं रहेगा। और अब फिर शुरू होगा, मान लीजिए जिस डायरेक्शन से करंट सपोज की बहा था, इस डायरेक्शन से, तो इसी डायरेक्शन से फिर करंट बहेगा। और इसी तरह एक साइकिल के बाद फिर यही होगा। लॉस तो नहीं होगा, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा है ये इस वीडियो के पहले जो वीडियो एसी करंट वाला, हम लोग जो एनर्जी इन एसी करंट में हम लोग पढ़े हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर में वाटलेस करंट बहता है। कहने का मतलब वो कोई खर्चा नहीं करता है, जूल हीट वगैरह में नहीं बदलता है। इसलिए जितना कैपेसिटर का एनर्जी होता है उतना ही इंडक्टर का एनर्जी होगा, फिर जितना इंडक्टर का एनर्जी होगा उतना ही कैपेसिटर का एनर्जी हो जाएगा। बीच में किसी तरह का लॉस नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाता है, और फिर मैग्नेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में। यानी ये एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक के बीच ऑसिलेट करता है, यही कहने का मतलब है आपको। यहाँ पर जो है, अगर हम एनालॉजी करें, तुलना करें मैकेनिकल सिस्टम से, मान लीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम जो ऑसिलेट करता है, तो हमारा इंडक्टर जो है वो मास का एनालॉगस है, और कैपेसिटर जो है हमारा स्प्रिंग का एनालॉगस है। उसी तरह स्प्रिंग में जिस तरह से एनर्जी रिलीज होता है, फिर स्टोर होता है, रिलीज होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब मास में क्या होता है, वो मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ, फिर कम होकर के 0 हो गया, फिर मतलब मैक्सिमम हुआ। ऐसे ही ऑसिलेशन होते रहता है, जिस तरह से मास से स्प्रिंग में, उसी तरह स्प्रिंग से मास में। ऐसे ही यहाँ पर कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर में। तो देखिए, एक ये चीज़ दिया गया है, ये भी देख लीजिए ध्यान से, कैसे एनालॉगस है, कौन कौन क्वांटिटीज किसका समान है, एनालॉगस है। देखिए, तो मास m ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इज एनालॉगस टू इंडक्टेंस L ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
एम जो है एल जैसा काम एल जो है एम जैसा काम करेगा। उसी तरह देखिए स्प्रिंग मास में फोर्स कांस्टेंट के हम लोग लेते थे, यहाँ पर 1/c जो है वो के का इक्विवेलेंट है, 1/c कैपेसिटेंस। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो वहाँ का था मैकेनिकल में, वो यहाँ चार्ज जैसा फंक्शन करता है, डिस्प्लेसमेंट जैसा चार्ज फंक्शन करता है, यानी वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा था, जीरो मैक्सिमम ऑसिलेशन होता था, यहाँ चार्ज भी जीरो मैक्सिमम में ऑसिलेट करता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट x जो है मैकेनिकल सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का चार्ज q। अच्छा, वेलोसिटी जो मैकेनिकल सिस्टम में था वो था dx/dt, यहाँ उसका इक्विवेलेंट करंट है dq/dt। तो ये भी देखिए एकदम एनालॉगस है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी जो उसमें था स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² प्लस मास का काइनेटिक एनर्जी कि एट एनी टाइम किसी समय ये दोनों जो कांस्टेंट हुआ करता था। तो माने ये हो गया स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², ये हो गया मास का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब देखिए उसी के इक्विवेलेंट यहाँ क्या होता है इस सर्किट में, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सर्किट। मान लीजिए वही U बराबर देखिए कैपेसिटर का एनर्जी अब प्लस इंडक्टर का एनर्जी, उधर स्प्रिंग का एनर्जी प्लस मास का एनर्जी, इधर कैपेसिटर का एनर्जी और इंडक्टर का एनर्जी। इसलिए आप देखिए ये जो है 1/c, देखिए वहाँ k का इक्विवेलेंट है, आप देख लीजिए, और m जो है मास वो l के एनालॉगस है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सब एनालॉजी LC सर्किट का बिल्कुल मैकेनिकल का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी स्प्रिंग मास सिस्टम टाइप का है। तो यही चीज़ है आपको LC ऑसिलेशन। मैं समझता हूँ कि आसान ही है, आप समझ गए होंगे। यदि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और आपकी भी पढ़ाई हो। दूसरे को भी आप व्हाट्सएप वगैरह से फ्रेंड वगैरह को भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, ताकि उनका भी स्टडी चले। दैट्स ऑल, थैंक यू।